टुडेज टॉपिक इज एट्रोपिक राइनाइटिस, जिसको ओजियाना भी बोला जाता है। अब एट्रोपिक राइनाइटिस क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ नोज कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी ऑफ नेजल म्यूकोसा एंड टर्बिनेट बोन्स। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है नोज में, जिसका जो नेजल म्यूकोसा और टर्बिनेट बोन्स जो होती हैं नोज में, उसकी एट्रोफी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, सबसे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड ओजियाना। बहुत ज्यादा नोज में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होने लगता है, उसको ओजियाना बोला जाता है। नेजल कैविटी आर रूमी एंड फुल ऑफ फाउल स्मेलिंग क्रस्ट। जो नेजल कैविटी होती है वो बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग क्रस्ट से भर जाती है। ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एट्रोपिक राइनाइटिस और सेकेंडरी एट्रोपिक राइनाइटिस। प्राइमरी एट्रोपिक राइनाइटिस की एटियोलॉजी अगर देखी जाए तो इसका एक निमोनिक होता है हर्निया। तो हर्निया क्या होता है? हर्निया का निमोनिक है, एटियोलॉजी का निमोनिक है H4 आ जाएगा, हेरिडिटरी फैक्टर। मतलब कि इसमें अगर फैमिली मेंबर को किसी को है तो फिर ये हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हो सकता है। और एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस, जब प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। कभी कभी रेशियल फैक्टर, व्हाइट एंड येलो रेसेस के जो पर्सन्स होते हैं उनमें वो लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं एट्रोपिक राइनाइटिस के लिए। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन A, D एंड आयरन की कमी की वजह से भी होता है। I4 आ जाएगा इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में इन्फेक्शंस होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि क्लेबेसिला ओजियाना, डिप्थेरॉइड, प्रोटियस वल्गैरिस, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इन सब की वजह से भी कभी कभी एट्रोपिक राइनाइटिस हो जाता है। देन आता है ऑटोइम्यून। A फॉर autoimmune process. The body reacts by a destructive process to the antigens released from nasal mucosa. अब nasal mucosa में क्या इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में कोई भी क्रिएट होता है तो उसके लिए बॉडी जब रिएक्ट करती है तो वो डिस्ट्रक्टिवली रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वो खुद को ही हार्म कर लेती है, जो उसको ऑटोइम्यून प्रोसेस के द्वारा भी एट्रोपिक राइनाइटिस हो जाता है। देन आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में अगर इसका देखा जाए तो जो नेजल म्यूकोसा में प्रेजेंट सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो चेंज हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। तो इसकी वजह से जब वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जो है वो नोज वॉल से स्टक होने लगते हैं। सेकेंड रीजन इसका देखा जाए तो एट्रोफी बहुत ज्यादा देखी जाती है इसमें, मेनली सेरोमिनस ग्लैंड्स में, वीनस ब्लड साइनोसॉइड्स में और नर्व एलिमेंट्स में एट्रोफी देखी जाती है। अब इसमें आर्टरीज अगर देखें तो आर्टरी म्यूकोसा, पेरियोस्टम और बोन में जो आर्टरीज होती हैं उनका ल्यूमिन जो है वो ऑब्लिटरेट होने की वजह से छोटा हो जाता है, तो उसको ऑब्लिटरेट एंडोआर्ट्राइटिस बोला जाता है। देन आता है बोनी टर्बिनेट्स। रिजॉर्प्शन, नेजल कैविटी जो होती है वो वाइड हो जाती है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्रस्ट फिल होने लगते हैं। पैरानेजल साइनस जो होता है उसका डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो स्मॉल रह जाता है। अब ऑल्फैक्टरी नर्व एट्रोफी कॉज एनोस्मिया। एनोस्मिया क्या होता है? सेंस ऑफ लॉस ऑफ स्मेल। जब कोई भी स्मेल आपको नहीं आती है तो उसको एनोस्मिया बोला जाता है। तो अगर इसका क्लिनिकल फीचर देखा जाए तो एक तो सबसे पहले ये कि ये फीमेल्स में ज्यादा होता है आफ्टर प्यूबर्टी। इसमें क्या होता है? फाउल स्मेलिंग कमिंग फ्रॉम नोज, बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग आती है, जिसकी वजह से मेकिंग पेशेंट सोशल आउटकास्ट दो पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ स्मेल ड्यू टू मार्क्ड एनोस्मिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आती है नोज से, जो कि पेशेंट को नहीं पता चलती है क्योंकि उसको एनोस्मिया हो चुका होता है, लेकिन वो इसकी वजह से सोशल आउटकास्ट उसको फेस करना पड़ता है। देन आता है पेशेंट में कंप्लेंट ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्रस्ट फिल होते हैं नोज में। इंस्पाइट ऑफ वाइड नेजल चैम्बर, लार्ज क्रस्ट फिल विद द नोज, जो लार्ज क्रस्ट भरे होते हैं जिसकी वजह से उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम होती है। और जब वो उसको क्रस्ट को निकालने की कोशिश करता है, रिमूव करने की कोशिश करता है, तो उसको एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग होने लगती है वहां से। देन आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। जब ये क्रस्ट फिल होते जाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन यूस्टेकियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हियरिंग का प्रॉब्लम आने लगता है। और जब इसको एग्जामाइन करते हैं तो इसमें देखा जाता है जो नेजल कैविटी होती है वो भरी हुई होती है ग्रीनिश और ग्रेस ब्लैक
क्रस्ट से, ग्रीन और ग्रेश ब्लैक कलर की क्रस्ट से भर जाती है नेजल कैविटी, जो कि कवर करती है टर्बिनेट्स को और सेप्टम को। देन टर्बिनेट्स में एट्रोफी भी देखी जाती है, नेजल म्यूकोसा जो होता है वो पेल पड़ जाता है, सेप्टम जो होता है वो परफोरेट हो जाता है, सैडल, नोज, सिमिलर चेंज में अकरेन, और ये ही सारे सिमिलर चेंज जो है वो फेरिंग्स और लैरिंग्स में भी हो जाते हैं एट्रोफिक की वजह से। देन आता है पैरानेजल साइनस, स्मॉल अंडरडेवलप्ड थिक वॉल्ड। पैरानेजल जो साइनस होता है वो छोटा हो जाता है, अंडर डेवलप हो जाता है, अंडर डेवलप होने की वजह से छोटा हो जाता है बेसिकली। ट्रीटमेंट इसमें देखा जाए, मेडिकल एम्स टू मेंटेन नेजल हाइजीन। ट्रीटमेंट इसमें सबसे ज्यादा तो यही है कि इसकी जो नेजल हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है बाय रिमूवल ऑफ क्रस्ट को कंटिन्यूअसली रिमूव करना, एंड द एसोसिएटेड प्यूट्रिफाइंग स्मेल, एंड टू फर्दर चेक क्रस्ट फॉर्मेशन। और बार बार उसको चेक करना पड़ता है ताकि क्रस्ट फॉर्मेशन ना हो। देन सर्जिकल में अगर देखा जाए तो इसमें यंग ऑपरेशन, नैरोइंग द नेजल कैविटी। फिर आता है सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस। सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस जो होता है वो किसी भी डिजीज की वजह से होता है, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन आपका कुछ और होगा और फिर सेकेंडरीली आपको एट्रोफिक राइनाइटिस हो जाता है। स्पेसिफिक इन्फेक्शन लाइक सिफिलिस, ल्यूपस, लेप्रेसी एंड राइनोस्क्लेरोमा जैसे डिजीज होते हैं उनकी वजह से हो जाता है। मे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेजल स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू एट्रोफिक चेंजेस। नेजल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं। राइनोस्क्लेरोमा, लेप्रेसी, ल्यूपस और सिफिलिस जैसे डिजीज जो होते हैं वो नेजल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। एट्रोफिक राइनाइटिस कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग प्रूलेंट साइनोसाइटिस। बहुत टाइम से बना, अगर साइनोसाइटिस बहुत टाइम से बना हुआ है तो उसकी वजह से भी एट्रोफिक राइनाइटिस हो जाता है। रेडियोथेरेपी टू नोज और एक्सेसिव सर्जिकल रिमूवल ऑफ टर्बिनेट्स। नोज की रेडियोथेरेपी कराने में या फिर एक्सेसिव सर्जिकल रिमूवल, टर्बिनेट्स का सर्जिकल रिमूवल करने की वजह से भी सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस हो जाता है। सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस बेसिकली किसी और इन्फेक्शन या किसी और कॉज की वजह से होता है।